नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी पर। ये वो कंपनी है जिसका नाम मतलब भारत के लगभग हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आता है। डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास एलएनटी से जुड़ी कई ताज़ा खबरें हैं। हाँ बिल्कुल। कंपनी क्या नए कदम उठा रही है, फिनेंशियल्स कैसे हैं, और हाँ, मैनेजमेंट की सैलरी पर भी कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखी जाए कि भाई चल क्या रहा है एलएनटी में। बिल्कुल। एलएनटी सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी नहीं, ये भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा का कह सकते हैं प्रतीक है। तो समझना जरूरी है कि ये दिग्गज क्या कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर से। हाल में खबर आई कि एलएनटी ने एचएएल को मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस MK1A फाइटर जेट के विंग्स की पहली जोड़ी दी है। हाँ, उनके कोयम्बटूर वाले प्लांट से। और ये सिर्फ एक सप्लाई डील नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर कितना आगे आ रहा है। और वो आत्मनिर्भर भारत वाली जो बात है ना, हाँ, ये उसका एक ठोस उदाहरण है। एलएनटी का प्लान भी है कि वो ये विंग्स बनाने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी साल में 4 सेट बनाते हैं, उसे 12 सेट तक ले जाने का इरादा है। 12 सेट, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है, मतलब 3 गुना। इसमें कोई चुनौती नहीं आएगी ये सप्लाई चेन या स्किल्ड लोग? देखिए, चुनौतियां तो होती हैं जब आप स्केल अप करते हैं, पर एलएनटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो वो निवेश कर रहे हैं, वो इसी क्षमता को बनाने पर फोकस है। और डिफेंस के साथ साथ वो समंदर में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग में। हाँ, मैंने पढ़ा था वो चेन्नई के पास जो उनका कट्टुपल्ली शिपयार्ड है, उसमें कुछ बड़ा निवेश कर रहे हैं। हाँ, कट्टुपल्ली में करीब 1000 करोड़ का भारी भरकम निवेश है ये। 1000 करोड़? ये सिर्फ मतलब मौजूदा काम बढ़ाने के लिए है या कुछ नया प्लान है? असल में ये उस शिपयार्ड की तोरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए है। उन्हें 2009 में एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली थी। अच्छा। जिसके तहत वो साल में 25 नए जहाज बना सकते हैं और 60 की मरम्मत कर सकते हैं। अभी वो इसका लगभग आधा ही कर पा रहे हैं। ओह, तो ये गैप भरने के लिए है। बिल्कुल। इस पैसे से नई शॉप्स बनेंगी, फैब्रिकेशन यूनिट्स, पेंट शॉप्स, असेंबली शॉप्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी। ये सिर्फ घरेलू डिमांड के लिए नहीं है। तो फिर एक्सपोर्ट वगैरह, हाँ, कह सकते हैं। एलएनटी की महत्वाकांक्षा है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में शिप बिल्डिंग और रिपेयर का एक बड़ा हब बने। जैसे सिंगापुर है ना, उसको टक्कर देने की सोच है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मतलब डिफेंस में भी और शिप बिल्डिंग में भी बड़े प्लान्स हैं। जी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी महत्वाकांक्षा जमीन पर मतलब फाइनेंशियल्स में दिख रही है, शेयर होल्डर्स का भरोसा कैसा है? FY25 के नतीजे कैसे रहे? नतीजे तो काफी दमदार रहे हैं देखा जाए तो। रेवेन्यू करीब 16% बढ़ा है, 2.56 लाख करोड़। और नेट प्रॉफिट वो भी 15% बढ़कर 15,000 करोड़ के पार गया है। वाह। उनकी ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है। FY23 के आखिर में ही करीब 4 ट्रिलियन रुपए की थी। और FY26 के लिए उनका टारगेट है 2.7 लाख करोड़ रेवेन्यू और 18% से ज्यादा का ROE। ROE 18% प्लस, ये तो काफी ऊंचा टारगेट है। मतलब हर 100 रुपए की इक्विटी पर 18 रुपए से ज्यादा का रिटर्न। अभी कितना है ROE? अभी करीब 15-16% के बीच है। मार्केट कैप देखें तो वो लगभग 4.8 लाख करोड़ के आसपास है। पी रेशो थोड़ा ज्यादा है, 31-32 के करीब। P 31-32। हाँ, मतलब बाजार हर रुपए की कमाई के लिए 31-32 देने को तैयार है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.36 है। इस सेक्टर के हिसाब से ठीक है। ये दिलचस्प है। नतीजे अच्छे हैं, टारगेट बड़े हैं, पर हमने स्रोतों में ये भी देखा कि शेयर का परफॉर्मेंस हाल में थोड़ा सुस्त रहा है। 2024 में सिर्फ 2.3% बढ़ा और इस साल तो अब तक लगभग 3% नीचे है। ऐसा क्यों? हाँ, ये थोड़ी पहेली वाली बात है। क्योंकि ज्यादातर एनालिस्ट तो बाय की सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि करीब 14% अपसाइड पोटेंशियल है। अच्छा। हाँ, टिकर टेप का स्कोर कार्ड भी मिला जुला सा है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बता रहा है, एंट्री पॉइंट भी ठीक, लेकिन परफॉर्मेंस औसत और वैल्यूएशन ज्यादा। तो क्या वजह हो सकती है? शायद बाजार इन बड़े प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन रिस्क को देख रहा है, या फिर कर्ज का लेवल, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक माहौल, कुछ भी हो सकता है। ये भी दिखा कि FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने थोड़ी हिस्सेदारी कम की है। रिटेल और घरेलू संस्थानों का भरोसा अवश्य बना हुआ है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ध्यान देने वाला है। बिल्कुल। और अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने सबका ध्यान खींचा है,
चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन की सैलरी FY25 में करीब 50% बढ़कर 76.25 करोड़ रुपए हो गई। हाँ, ये आंकड़ा तो काफी उछला, 51 करोड़ रुपए से सीधा 76 करोड़ पार। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा ESOPs का है। ESOPs मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। हाँ, उन्हें कंपनी के शेयर रियायती दाम पर खरीदने का अधिकार मिला था। इस साल उन्होंने करीब 16 करोड़ रुपए के ऑप्शंस इस्तेमाल किए। पिछले साल ESOPs से कोई कमाई नहीं थी उनकी। अच्छा, तो ये उछाल सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि स्टॉक ऑप्शंस की वजह से ज्यादा है। हाँ, काफी हद तक। हालांकि दूसरे टॉप अधिकारियों की सैलरी भी कम नहीं है। CFO की 37 करोड़ से ज्यादा, डिप्टी MD की 44.4 करोड़ रुपए से ज्यादा। यहाँ एक तुलना जरूरी हो जाती है। मैनेजमेंट की सैलरी औसतन 21.8% बढ़ी, जबकि औसत कर्मचारी की तनख्वाह 11.7% बढ़ी है, जो करीब 10.68 लाख रुपए सालाना बैठती है। हाँ, ये फर्क तो है। और याद होगा, यही चेयरमैन पहले हफ्ते में 90 घंटे काम करने की बात कहकर भी चर्चा में आए थे। हाँ बिल्कुल, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि L&T बड़े दांव लगा रही है। डिफेंस में, शिप बिल्डिंग में निवेश भारी है, फाइनेंशियल्स भी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन निवेशकों की नज़र शेयर की धीमी चाल पर है, वैल्यूएशन पर है और मैनेजमेंट और बाकी कर्मचारियों के सैलरी में इस बढ़ते फासले पर भी रहेगी। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल मन में आता है। हाँ, कि L&T अपनी पारंपरिक ताकत जैसे शिप बिल्डिंग में ये भारी निवेश और भविष्य के एरिया जैसे डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस, इसके बीच बैलेंस कैसे बनाएगी, खासकर तब जब उन्हें FY26 तक वो 18% प्लस ROE वाला मुश्किल टारगेट हासिल करना है। हाँ, ये संतुलन साधना ही असली चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि वो ये कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसे ही स्टॉक का डिटेल एनालिसिस आप रोज सुनते रहें।